भारत में हर दिन औसतन 10 मौतें ड्रग्स की लत की वजह से दर्ज होती हैं। दिल्ली और पंजाब के ड्रग्स के पीछे सबसे बड़ा खड़ा जो शख्स था, आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार तेज हो रहा है। वीरेंद्र सिंह बसोया को अब भारत लाया गया। एनसीबी ने भगोड़े ड्रग्स किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। जो कल तक दुबई में बैठकर भारतीय एजेंसियों की पहुंच से खुद को बहुत दूर समझ रहा था, वो वीरेंद्र सिंह बसोया अब पुलिस की कस्टडी में है। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस, महीनों की ट्रैकिंग और आखिरकार जून में यूएई में उसकी गिरफ्तारी की गई है। मगर बसोया अकेला नहीं है। ये एक पूरी ड्रग चेन की कहानी है जो एक नहीं कई सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है, कितने पैसों का नेटवर्क है और क्या अभी सिर्फ इसकी सबसे ऊपरी परत ही सामने आ पाई है। जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। किराए की एक ग्रे रंग की अर्टिगा में लगा एक मामूली सा जीपीएस ट्रैकर और दिल्ली के इतिहास के सबसे बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। ये गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी गाजियाबाद के एक गोदाम से पश्चिमी दिल्ली की एक दुकान तक माल पहुंचाने के लिए, और गैंग को अंदाजा तक नहीं था कि उनका पूरा रूट किसी और की नजरों में नक्शे की तरह दर्ज हो रहा है। पुलिस ने गोदाम के सीसीटीवी से गाड़ी पकड़ी, गाड़ी को ट्रांसपोर्टर तक ट्रेस किया गया और जीपीएस ट्रेल का पीछा करते हुए सीधे रमेश नगर की उस दुकान तक पहुंच गई जहां से 208 किलो कोकीन बरामद हुई। कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। पूछताछ की गई तो तमिलनाडु के सफी ने बताया कि वही खेप हापुड़ लेकर आया था, जहां से उसने और अखलाक ने मिलकर इसे गाजियाबाद के गोदाम तक पहुंचाया। एक गोदाम जो एक एमबीए ग्रेजुएट लड़की के नाम लीज पर था, जिसे लगता था कि वो किसी फार्मा कंपनी के लिए काम कर रही है। उसी ने बताया कि गोदाम से माल लोड करने वाले 4 लोग थे, जस्सी, गोयल, यूके का सविंदर सिंह और सफी। सीसीटीवी ने इसकी पुष्टि की और उसी फुटेज में वो अर्टिगा भी कैद हो गई जिसे अखलाक ने किराए पर लिया था। दिलचस्प बात यह थी कि सविंदर सिंह खास इसी 208 किलो की खेप की ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी की निगरानी के लिए 1 महीने पहले ही भारत में आया था। डीसीपी अमित कौशिक की अगुवाई में स्पेशल सेल ने कुल 770 किलो कोकीन बरामद की। 1 अक्टूबर को महिपालपुर के गोदाम से 562 किलो और 40 किलो हाइड्रोपोनिक marijuana गोदाम तुषार गोयल के नाम पर था, जिसे स्पेशल सेल अगस्त से ट्रैक कर रही थी। और 9 दिन बाद रमेश नगर से 208 किलो और बरामद की गई कोकीन, जिसे छुपाने के लिए नमकीन के पैकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। 3 अक्टूबर को जस्सी को पकड़ा गया, जबकि सविंदर सिंह लंदन भाग गया। 2 दिन बाद 5 अक्टूबर को पंजाब के अजनाला में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की तलाशी में करीब 1 किलो ड्रग्स और मिलती है। ये गाड़ी बसोया के भाई रविंदर बसोया की निकली, जिसे जस्सी इस्तेमाल कर रहा था, और आगे चलकर दिसंबर 2024 में खुद रविंदर की भी गिरफ्तारी हो गई। रविंदर कौन था? रविंदर था वीरेंद्र का भाई। इस पूरे खेल में शामिल कई लोग जो साउथ इंडिया से दिल्ली तक माल स्टोर मूव करने में लगे थे, इसी धोखे में थे कि ये किसी फार्मा कंपनी की दवाइयों की खेप है और उन्हें म्यूल अकाउंट्स के जरिए हर महीने बाकायदा सैलरी भी आ रही थी। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में आता है वो शख्स जिसके बेटे का नाम अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दर्ज है, कहीं आकाश तो कहीं ऋषभ। एक वर्जन कहता है कि फरवरी 2024 में गुड़गांव के एक बैंक्वेट हॉल में 28 साल का ये लड़का अपनी दुल्हन के साथ खड़ा था, जबकि दूसरा वर्जन बताता है कि 2023 में ये शादी दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक फार्म हाउस में हुई थी और नोएडा के एक पूर्व विधायक की बेटी से हुई थी। उस विधायक का नाम हमें कहीं खोजने पर नहीं मिला है, मगर दोनों वर्जन इस बात पर एक मत हैं कि उस शादी में मौजूद हर निगाह असल में दूल्हे के बाप पर जाकर टिकी हुई थी। नाम था वीरेंद्र सिंह बसोया उर्फ वीरू, उम्र 50, जो बेटी की शादी के लिए खास दुबई से आया हुआ था। जश्न खत्म हुआ। जश्न खत्म होते ही वो दोबारा देश से बाहर निकल गया। ठीक अगले ही दिन पुणे पुलिस ने उसके घर पर छापा मार दिया। दिलचस्प बात यह थी कि बेटा भी अपने पिता की छाया से बाहर नहीं निकल पाया। जांच हुई तो जांच में सामने आया कि उसकी अपनी एसयूवी का इस्तेमाल एक ड्रग खेप ढोने के लिए किया गया था। 5 अक्टूबर को पंजाब के अजनाला के एक गांव में इसी एसयूवी को रोककर करीब 1 किलो कोकीन मेफेड्रोन बरामद की गई थी और सीसीटीवी फुटेज में उसे दिल्ली के हुडको प्लेस और पंचशील एनक्लेव के एक होटल में जस्सी के साथ देखा भी गया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और इंटरपोल ने उसके खिलाफ भी
अलग से रेड नोटिस जारी कर दिया। यानी बाप बेटे दोनों पर एक साथ इंटरनेशनल मैनहंट अब चलाया जा रहा था। अब 8 महीने के भीतर वीरेंद्र बैसोया का नाम दिल्ली के अब तक के सबसे बड़े नारकोटिक्स केस के तौर पर उभरने लगा था। साउथ अमेरिका से थाईलैंड तक फैला एक नेटवर्क, जिससे पश्चिमी दिल्ली के गोदामों से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन जब्त हुई। राजधानी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। एक सीनियर अधिकारी बताते हैं, ये एक बिल्कुल अलग तरह का ऑपरेशन था। ड्रग्स महाद्वीपों के पार वैध कारोबारों और बिल्कुल आम कॉरपोरेट एम्प्लॉइज जैसे दिखने वाले लोगों के जरिए पहुंचाई जा रही थी। एक दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर लिखा, नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए एनसीबी ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बासोया को यूएई से वापस लाने में सफलता हासिल की है। मगर एक अफसर ने बताया कि दिल्ली केस में गिरफ्तार 14 लोगों में बैसोया से पूछताछ नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा कि हमने बिचौलियों, कर्मचारियों और हैंडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है, मगर सबसे अहम कड़ी वीरेंद्र सिंह बैसोया से अब भी हमें पूछताछ नहीं मिल पा रही है। तो आखिर ये आदमी है कौन जिसका जिक्र गृह मंत्री तक कर रहे हैं? इसका जवाब ढूंढने पर आपको जाना पड़ेगा साउथ दिल्ली के एक गांव पिलंजी में, जो पड़ता है सरोजनी नगर के बराबर में। यहीं वीरेंद्र का घर है। 70 साल की माँ है, पत्नी है, भाई रविंद्र का परिवार भी यहीं रहता है। इनके पड़ोसी बताते हैं कि इनके परिवार को पैसों की कभी कमी नहीं रही। वीरेंद्र ने पहले ठेके का काम किया। पिछले साल जम्मू में एक अस्पताल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। किसी के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर है, किसी के लिए प्रॉपर्टी डीलर है, किसी के लिए बस एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो असल में क्या करता है ये अब जाकर के पता चला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक कागजों में उसकी कहानी अलग है और शुरू होती है कोकेन से नहीं बल्कि सिगरेट से। वीरेंद्र का 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, मगर कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। पहले कुरियर कंपनी में काम किया, फिर हैंडलूम बिजनेस खोला, फिर कंस्ट्रक्शन में जम्मू तक पहुंचा और घाटे में वापस दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली से लौटने के बाद ये वही दौर था जब उसने दुबई से इंपोर्टेड सिगरेट को स्मगल करना शुरू किया। डीआरआई ने वीरेंद्र के खिलाफ 2 केस दर्ज किए और उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित भी कर दिया। इसके बाद वो यूके गया, जहां पटना मूल के ब्रिटिश नागरिक संदीप धूने से उसकी मुलाकात हुई और यहीं से पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी। ब्रिटेन की क्रिएटिव मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स को बहुत सराहा जाता है। वीरेंद्र, देव शर्मा, अकबर शामजी, गैंगस्टर कपिल संगवान जैसे भारतीय मूल के तस्कर भी इसी मुल्क में फल फूल चुके हैं, ये एक अधिकारी ने बताया है। जिस वक्त वो बेटे की शादी में मौजूद था, ठीक उसी दौरान पुणे पुलिस को टिप मिली कि मेफेड्रोन की एक खेप शहर की तरफ आ रही है और जश्न खत्म होते ही बैसोया तो सीधे निकल गया यूएई। लेकिन फरवरी 2024 के उसी ऑपरेशन में 500 ग्राम मेफेड्रोन पकड़ी गई थी और जांच का दायरा जब बढ़ा तो आगे चलकर पुणे से 867 किलो और दिल्ली से 970 किलो मेफेड्रोन बरामद की गई। केस एनसीबी की मुंबई जोनल यूनिट को सौंप दिया गया। इसी नेटवर्क की एक और परत पुणे में मिलती है, करीब 6,000 करोड़ रुपए का एक बिल्कुल अलग केस, जिसका कनेक्शन संदीप धूने से जुड़ता है। वही शख्स जो दुबई से भागकर पाकिस्तान जा पहुंचा और एक मेफेड्रोन की बड़ी खेप लंदन भेजे जाने की तैयारी में भी था। असली सुराग गुजरात के अंकलेश्वर में मिला। रमेश नगर की बरामदगी के बाद पता चला कि माल गुजरात की फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज का है और यही ट्रेल पुलिस को अंकलेश्वर GIDC की अवकार ड्रग्स नाम की फर्म तक ले गई, जहां से 13 अक्टूबर को दिल्ली गुजरात पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 518 किलो कोकीन और मिली, करीब 5,000 करोड़ रुपए की। कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स अश्विन केशुभाई रमानी, ब्रजेश कोठिया और विजय केशवलाल भेसानिया गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही मयूर देसाले और अमित मसूरिया भी, जिसे पुलिस 2 पार्टियों के बीच मीटिंग कराने वाला दलाल बताती है। इस बरामदगी के बाद कुल जब्ती का जो आंकड़ा था वो करीब करीब हो गया 1289 किलो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत है 13,000 करोड़ रुपए। जांच में कुछ और फार्मा कंपनीज का इस्तेमाल भी पता चला है, जिनका काम सिर्फ ट्रांजैक्शंस और केमिकल्स की खरीद फरोख्त को कागजों पर नॉर्मल बिजनेस जैसा दिखाना हुआ करता था। लेकिन ये पूरा नेटवर्क चलाया कैसे जा रहा था, कहाँ से ड्रग्स आ रहा था, कहाँ जा रहा था, इसकी पूरी तस्वीर समझिए। कोकीन कोलंबिया और पेरू से निकलती, समंदर के रास्ते दुबई पहुंचती, जो सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट था। फिर वहां से गुजरात और साउथ इंडिया की बंदरगाहों तक पहुंचती और आखिर में सड़क से होते हुए अंकलेश्वर की उसी फैक्ट्री तक, जहां दवाइयों, सिरप पैक करने वाली मशीनरी से कोकीन को प्रोसेस और पैक किया जाता। यहां से माल मेडिकल कंसाइनमेंट के कागजी नाम पर शेल कंपनीज के जरिए ट्रकों और गाड़ियों में
कपड़ों के डिब्बों या गत्ते के बक्सों में छुपा करके दिल्ली एनसीआर के गोदामों तक भेजा जाता और वहां से आगे डिमांड के हिसाब से पंजाब, मुंबई, गोवा और हैदराबाद तक इसको फैलाया जाता था। अभी भी फैलाया जाता है। इसी नेटवर्क में दिल्ली का सबसे बड़ा हैंडलर था तुषार गोयल। कहाँ माल जाएगा, किस गाड़ी से किसे डिलीवरी करनी है, ये सब ज़मीनी स्तर पर वही तय करता था और बदले में बेसोया ने उसे हर खेप पर करीब 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने का तरीका भी उतना ही शातिराना था। डीलर्स की पहचान के लिए एक खास करेंसी नोट का सीरियल नंबर दिखाना पड़ता था और बाकी बातचीत विदेशी मोबाइल नंबरों और कोडेड मैसेजेस के जरिए होती थी। एनसीआरबी के अपने आंकड़े इस पूरे ट्रेंड की गवाही देते हैं। 2019 में देश भर में एनडीपीएस एक्ट के तहत 72,721 केस दर्ज किए गए, जो 2023 में बढ़कर के लगभग 1,20,000 तक पहुंच गए, यानी करीब 65% की बढ़ोतरी। मेफेड्रोन, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग्स जैसे नाम अब सिर्फ फिल्मों या विदेशी खबरों तक सीमित नहीं रहे थे और जांच जितनी गहरी गई उतने ही ज़्यादा मुल्क इस जाल में जुड़ते गए। दुबई, यूके, मलेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड। 2 साल से ज़्यादा वक्त तक दिल्ली पुलिस बेसोया को ट्रैक नहीं कर पाई। उसे एक बार बस दुबई में देखा गया था और फिर वो बस गायब हो गया। आखिरकार जून 2026 में यूएई में बेसोया की गिरफ्तारी हुई और अगस्त में उसका प्रत्यर्पण। लेकिन ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इस पूरे कार्टेल का एग्जीक्यूटिव हेड है। उसके हैंडलर्स आज भी दुबई और पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे हुए हैं, मगर उसकी असली ताकत दुबई में नहीं, दिल्ली में थी। इतना कुछ सामने आने के बाद भी एक सवाल अनुत्तरित रह जाता है। एक शिपमेंट साउथ अमेरिका से निकलकर कई मुल्कों, कई बंदरगाहों, एक फार्मा फैक्ट्री और आखिर में सैकड़ों किलो की शक्ल में एक गोदाम दुकान तक पहुंच गया, दिल्ली तक आ गया और सालों तक किसी की नज़र में नहीं आया। ये सवाल अनुत्तरित है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत आभार।